Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about ban on Popular Front of India. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. तो सबसे पहले समझते हैं ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2007 में बनाया गया था। एसेंशियली एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और साउथ इंडिया के 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके फिर इसको बनाया गया था 2007 में। अब ये तीनों के नाम याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट साउथ इंडिया की ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी एंड मनीता नीति पारासाइन तमिलनाडु। इन तीनों को मर्ज करके फिर ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को पढ़ा जाए तो वो ये कहता है, उनका जो गोल है, जो फॉर्मल तरीके से ऑफिशियल तरीके से जो उनका गोल है वो ये है कि इट विल फाइट फॉर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, स्पेशली इस्लामिक या मुस्लिम माइनॉरिटीज़। उसके अलावा दे ऑल्सो क्लेम टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ दलित एज वेल एज अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। They have been involved in carrying out social and Islamic religious work amongst Muslims in line with the work done by RSS या विश्व हिंदू परिषद। तो जिस तरीके से, आपको बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से RSS या विश्व हिंदू परिषद है, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी दिखती है, उसी तरीके की आइडियोलॉजी को इस्लाम के अंदर आगे लेकर के जाने के लिए, रिलीजियस वर्क या सोशल वर्क को आगे लेकर के जाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये तो फॉर्मल बातें हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जस्ट लाइक RSS या VHP इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करता है, लेकिन लेट अस सी द अदर साइड ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे लगातार एलिगेशंस लगते रहे हैं कि उनके जो कैडर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, दे हैव बीन इंगेजिंग इनटू एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़। देयर हैव बीन एक्यूजेशंस कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई सारे लोगों के कनेक्शंस इस्लामिक टेरर ग्रुप्स के साथ हैं। दे हैव बीन परचेजिंग आर्म्स, किडनैपिंग, मर्डर, इंटिमिडेशन, हेट कैंपेन, राइटिंग, लव जिहाद, वेरियस एक्ट्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ रहा है। ऐसे एलिगेशंस लगातार लगते रहे। 3-4 महीने पहले मैंने इसी न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक आर्टिकल कवर किया था आसाम ट्रिब्यून से, जहां पे आपने देखा था कि आसाम के टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर हिरेन नाथ जी का मैंने आर्टिकल कवर किया था, जहाँ मैंने बताया था कि उन्होंने कहा कि आसाम के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है यहाँ के पीस और हारमोनी के लिए। अब क्या करंट न्यूज़ निकल के आ रही है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे इसी तरीके के एलिगेशंस की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं इनके लोग। इस तरह के एलिगेशंस इंडिया के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, इस तरह के एलिगेशंस। और अब भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है अंडर दिस लॉ, जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA एक्ट। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को माना गया कि इट हैज़ बीन इंगेज्ड इनटू टेररिज्म कैंप्स, इनकरेजिंग मुस्लिम यूथ टू ज्वाइन टेरर एक्टिविटीज़, और इस कारण से इस पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को अगर देखा जाए तो 1967 में इसको लाया गया था एज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन, आई होप आपको बात समझ आती होगी। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, जब किसी ने कोई क्राइम किया हो तो उसको पनिश करने के लिए फिर अगर डिटेन किया जाए तो वो उसको हम लोग कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, पनिश करने के लिए। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि अगर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई इंसान कोई क्राइम कर सकता है, तो उस क्राइम को करने से प्रिवेंट करने के लिए जिन कानून का इस्तेमाल किया जाता है उस इंसान को डिटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो क्राइम करने से पहले अरेस्ट करने का जो अधिकार या पावर देने वाले कानून होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और UAPA 1967 में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की तरह ही लाया गया था, लेकिन बाद में इसको अमेंड कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया 2004 में, और तब से UAPA को एक एंटी टेरर लॉ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो यूएपीए के अंतर्गत किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को अगर टेरर ग्रुप डिक्लेयर करा करके उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हो तो फिर यूएपीए का इस्तेमाल किया जाता है। यूएपीए जो कानून है उसी के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का डिजिग्नेशन दिया जा सकता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर यूएपीए के अंतर्गत टेरर ऑर्गेनाइजेशन या अनलॉफुल एसोसिएशन का दर्जा दिया गया और उस पर बैन लगाया गया तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मौका होता है यूएपीए ट्रिब्यूनल में कंप्लेन करने का। यूएपीए ट्रिब्यूनल प्रोवाइड्स फॉर अ ट्रिब्यूनल अंडर हाई कोर्ट जज। तो कानून से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, यूएपीए कानून के अंतर्गत ये ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल आई होप आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो पार्ट 14A है उसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं फॉर स्पीडी रिड्रेसल ऑफ सम पर्टिकुलर केसेस, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड ऑल। तो वैसे ही यूएपीए ट्रिब्यूनल भी है जिसको एडमिनिस्टर करते हैं हाई कोर्ट के जज, और कोई भी इंस्टीट्यूशन पे अगर बैन लगाया जाए तो वो यूएपीए ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकता है। तो इस केस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कंप्लेन कर सकता है यूएपीए ट्रिब्यूनल में, लेकिन वो रादर देन कंप्लेनिंग इनटू यूएपीए ट्रिब्यूनल उनके लोग, उनके कैडर सड़कों पे ऐसे दंगे कर रहे हैं जगह जगहों पे। The next article is about new Chief of Defence Staff. This topic is important from our syllabus GS paper 3. वहाँ पे एक टॉपिक है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड इट्स मैंडेट, उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबसे पहले देखते हैं इनका काम क्या होता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज़ अ कंबाइंड हेड ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी। तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों के जो हेड्स हैं they will report to chief of defense staff, and then chief of defense staff will act as a nodal point or liaising officer between the army heads and the prime minister himself. So this is how chief of defense staff will act as a single point military advisor to the prime minister. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मेन काम होगा कि जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करे और एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र की तरह काम करे बिटवीन द सिविलियन गवर्नमेंट एंड द आर्म हेड्स। देखिए अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का देहांत हो गया था इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश लास्ट ईयर। लगभग 9 महीने पहले ये घटना हुई थी और तब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है वो खाली पड़ा हुआ था। लेकिन अब भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिप्लेस कर दिया है, इस पोस्ट को वापस से फिल कर दिया है और हमारे अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ही हैज़ बीन नाउ अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसके साथ ही देखिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा दैट पर्सन विल आल्सो फंक्शन एज सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट बनाया गया था उसी वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक अलग डिपार्टमेंट बनाई गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय या उसके सेक्रेटरी होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हिमसेल्फ। अब अगर आप देखें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को तो ही विल नाउ बिकम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उसके साथ ही विल अज्यूम 4 स्टार जनरल रैंक। आप देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के 4 स्टार होते हैं। अब देखो जनरल बिपिन रावत जी ये 4 स्टार आपको दिख रहे हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक 4 स्टार जनरल रैंक के मेंबर होते हैं। तो इसके अलावा ध्यान से देखना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी 4 स्टार जनरल होते हैं। उसके अलावा जो आर्मी चीफ होते हैं वो भी 4 स्टार जनरल होते हैं। तो 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ भी होते हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी 4 स्टार जनरल होते हैं। पीटी में पूछा जा सकता है 4 स्टार जनरल। जब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब रिटायर हुए थे उस टाइम तक ही वाज 3 स्टार जनरल, क्योंकि वो आर्मी जनरल पोस्ट से रिटायर नहीं हुए थे। आर्मी जनरल इज़ 4 स्टार एज वेल एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज 4 स्टार ऑफिसर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए 2020 में जब पैंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन शुरू हुए थे उस टाइम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत
जो लगभग 80 करोड़ जनता है हमारे देश की, जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर किया जाता है, उन सारे ही लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो बेनिफिट मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा फूड ग्रेन दिया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर मंथ। और इसका सारा का सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी, ऐसा भारत सरकार ने अनाउंस किया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया। इसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं। एक है प्रायोरिटी हाउस होल्ड कंपोनेंट। प्रायोरिटी हाउस होल्ड कंपोनेंट में जो रूरल एरिया में रहने वाले गरीब 75% जनता है और अर्बन एरिया में रहने वाले जो गरीब नीचे से 50% जनता है, इनको 5 किलोग्राम फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाना है हर महीने, एंड दैट टू एट ए वेरी नॉमिनल रेट। फॉर एग्जाम्पल ₹3 पर kg राइस, ₹2 पर kg वीट एंड ₹1 पर kg कोर्स ग्रेन। 5 किलोग्राम पर महीने। आप कितना राइस लेना है, कितना वीट लेना है, कितना कोर्स ग्रेन लेना है, वो लोगों का चॉइस है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। लेकिन 5 किलोग्राम टोटल राइस, वीट और कोर्स ग्रेन दिया जाएगा मिला करके, वो भी इतने सब्सिडाइज रेट पे। और अर्बन एरिया में नीचे से 50% जनता और रूरल एरिया में नीचे से 75% जनता, मतलब ओवरऑल 80 करोड़ जनता को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन तो इस दाम पे मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दूसरा कंपोनेंट है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय का मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। ये तो 50% और 75% जनता के लिए है। यह है जो जनता पॉवर्टी रेखा से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है जो जनसंख्या, उन जनसंख्या को 35 किलोग्राम फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड दिया जाएगा पर मंथ, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर किए हुए बेनिफिशियरीज। और ये बेनिफिट, ये स्कीम पैंडेमिक से पहले से चलता आ रहा है। पैंडेमिक के टाइम में भारत सरकार ने इसमें ऐड कर दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो जो मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा, उसके अलावा 5-5 किलोग्राम फूड ग्रेन हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 6 महीने के लिए लाया गया था पैंडेमिक के टाइम में, फिर इसको 6-6 महीने करके एक्सटेंड किया गया। अभी करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो सितंबर 2022 में एक्सपायर होने वाला था, 6-6 महीने करके इसको एक्सटेंड किया जा रहा था, तो सितंबर 2022 में ख़त्म होने वाला था। इसको भारत सरकार ने वापस से 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। सो नाउ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विल बी अवेलेबल टिल दिसंबर 2022, यानी कि 5 किलोग्राम ये जो एक्स्ट्रा फ्री फूड ग्रेन है ये मिलता रहेगा दिसंबर 2022 तक लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन को। इसके लिए भारत सरकार को लगभग एक्स्ट्रा या एडिशनल 44,762 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सिडी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about new Attorney General of India, and this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. So क्या है करंट न्यूज़? देखिए, अभी हाल फिलहाल में अटर्नी जनरल की पोस्ट खाली हो गई थी। हमारे जो मौजूदा अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब थे, उन्होंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि अब उनके जो टेनियर है उसको एक्सटेंड ना किया जाए। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लगभग 91 ईयर्स की उनकी एज हो गई थी, और इस कारण से के वेणुगोपाल साहब ने रिक्वेस्ट किया कि अब उनके टेनियर को एक्सटेंड ना किया जाए। और फिर वो पोस्ट खाली हो गया था अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। बीच में बार बार न्यूज़ भी आ रहा था कि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जो साहब को भारत सरकार ने कहा अटर्नी जनरल का पोस्ट संभालने के लिए, मुकुल रोहतगी साहब ने मना कर दिया। करंट न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बताया है नोटिफिकेशन दे करके कि भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिस्टर आर वेंकट रमानी को हमारा इंडिया का नया अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, एंड मिस्टर आर वेंकट रमानी विल रिप्लेस मिस्टर के वेणुगोपाल एज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को देखते हैं। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। टर्म ऑफ द ऑफिस, तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, दैट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके रिमूवल का क्या प्रोसेस होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
फंक्शन क्या होगा अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? देखिए, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरल भाषा में कहें तो भारत सरकार के वकील हैं, सीनियर मोस्ट वकील हैं, एडवोकेट हैं। तो भारत सरकार के जो भी मुद्दे होंगे किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, भारत सरकार के साइड को रखने के लिए अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। ये अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया या उनके सबऑर्डिनेट्स भारत सरकार के तरफ से उनके पक्ष को रखते हैं कोर्ट में। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लाइक द एडवोकेट ऑफ द गवर्नमेंट हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द लीगल मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखा जाए वैसे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बट उनको सारे प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले दिए जाते हैं। और इन जनरल ऐसा माना जाता है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया वैसे तो सीनियर एडवोकेट होते हैं, बट ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन एक एडवोकेट में होनी चाहिए, जितने साल का एक्सपीरियंस, उतना जिस एडवोकेट में होगा उसी को इन जनरल अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाती है भारत सरकार। इस टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Toklai Tea Research Center, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, टोकलाई टी रिसर्च सेंटर के बारे में सबसे पहले समझिए। 1911 में ये टी रिसर्च सेंटर बनाया गया एट टोकलाई इन जोरहट। इसका मेन पर्पस था कि साइंटिफिक मेथड्स को डेवलप किया जाए फॉर टी प्रोडक्शन, और इसके साथ ही इट हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टी रिसर्च सेंटर इन द वर्ल्ड। टाइम टू टाइम ये टोकलाई टी रिसर्च सेंटर नए नए तरीके निकालते रहता है फॉर साइंटिफिक टी प्रोडक्शन। हाल फिलहाल में टोकलाई टी रिसर्च सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन ने दो चीज़ें निकाली हैं, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर टी। तो टी उगाने के तरीके और टी को फिर टी लीव से CTC टी बनाना, उसके तरीके, यानी कि टी के एग्रीकल्चर के और टी के मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों के लिए दो स्टैंडर्ड निकाला है टोकलाई टी रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसको नाम दिया उन्होंने टोकलाई टी रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन टोकलाई गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, शॉर्ट में कहे तो गैप, और टोकलाई टी रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, शॉर्ट में कहे तो GMP। और ये जो गैप या GMP निकाला है टोकलाई टी रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन ने या एसोसिएशन ने, दैट हैज़ बीन ब्रॉट इन लाइन विथ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सब टी पे अक्सर APSC में मेंस में सवाल आते ही रहते हैं कि टी प्रोडक्शन को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं हाल फिलहाल में। वहाँ पे ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया, Arabica type of coffee is produced more than Robusta. This is wrong. Robusta ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। Kerala is leading producer. No, not at all. It is Karnataka which is leading producer of coffee in India. So correct answer would be neither. और which of the following is tea producing state? तो हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी सब टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन C, 3 states. और राइसन रिलेटेड ये सवाल जो था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, it has been established within the framework of OECD, absolutely correct, but IRENA is not within IEA, हमने कल ही देखा था। so second statement is wrong, so the correct answer would be option A. and with respect to inflation को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके हैं? तो डिक्रीज द मनी सर्कुलेशन, अगर मनी सर्कुलेशन को घटा दिया जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। so correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.